Hello everyone. Welcome to the platform of QK Step Education. Myself Manju Sharma, Faculty of Science, is here to present you with some topics जो important रहेंगे हमारे एग्ज़ाम्स, जैसे कि यूपीएससी हो गया, वन डे एग्ज़ाम्स हो गए, हमारे पीसीएस एग्ज़ाम्स हो गए. हमारा मेन टारगेट ही इन एग्ज़ाम्स के लिए रहेगा. और जो मैं आपको जिस तरीके से साइंस पढ़ाऊंगी और जैसे आपको कोर्सेज हम लोग इंक्लूड करेंगे साइंस में, टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे, कंटेंट आपको पढ़ाएंगे, आपसे ऐसा होगा कि आपके वो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे. हम जो आपके लिए प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं वो प्लेटफॉर्म बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं अपने, चाहे कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, और साइंस के लिए मैं हूँ आप लोगों के लिए. तो आप कोई भी सब्जेक्ट्स ले लीजिए, उन सब सब्जेक्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपीरियंस टीचर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं. और आपको हम लोग गारंटी करते हैं, ऑथेंटिसिटी की गारंटी करते हैं, आपके लिए हम टारगेटेड अप्रोच लाएंगे, राइट स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे एग्ज़ाम्स के लिए. जो भी बच्चे मोस्टली जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम कहाँ से पढ़ेंगे, स्टडी मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, और हम लोगों को गाइडेंस नहीं मिलती कई लोगों को, उस वजह से वो लोग प्रॉब्लम में होते हैं. बट यहाँ पे हम लोग आपको पूरी गाइडेंस के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरी राइट अप्रोच के साथ आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छे तरीके से हम लोग आपको सारे कंटेंट और सारे टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. तो माई सेल्फ मंजू शर्मा, मैं आपको आपका साइंस का पार्ट लूँगी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का. ठीक है. तो आप बायोलॉजी, सबसे पहले हम अपना बायोलॉजी का पार्ट कवर करेंगे, यानी कि जीव विज्ञान का पार्ट कवर करेंगे. तो बायोलॉजी से क्या आप समझते हैं कि बायोलॉजी क्या है? ठीक है. यानी कि जीव विज्ञान क्या है. तो जब आप जीव विज्ञान सुनते हैं तो उससे आप लोगों को क्या समझ में आता है कि सबसे पहले सुनते ही क्या हमारे दिमाग में आता है? सेल, यानी कि कोशिका. ठीक है. क्या हमारे दिमाग में आता है कि सेल क्या है, कोशिका क्या है? ठीक है. यही हमारे दिमाग में आता है. व्हाट इज सेल, और सेल क्या है. तो क्या है ये सेल? तो सबसे बेसिक चीज़ जो हम बायो में पढ़ते हैं, जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, वो होती है हमारी सेल के बारे में. ठीक है. इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बेस होते हैं. मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी जितना इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए. यानी कि हम लोग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको थीसिस नहीं लिखनी, हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है. ठीक है. और मोस्टली एग्जाम्स में बायो का जो सिलेबस होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है. ठीक है. तो मैं अपनी स्लाइड्स में मैं आपको सारी चीज़ें इसे ऐसे ही स्लाइड से, प्रेजेंटेशन से, पीडीएफ से आपको पढ़ाऊंगी, ताकि आपके क्वेश्चंस ना रुके और आप क्वेश्चंस क्या कर पाएँ, सही कर पाएँ. ठीक है. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप सही कर पाएँ. तो मेन मेरा मोटिव रहेगा कि आप क्वेश्चंस, आप जब एग्जाम में बैठें तो आप लोग क्वेश्चन में फंसे ना, आप लोग क्वेश्चन सही कर पाएँ. ठीक है. तो इसीलिए मैं आपको वैसे ही सारा कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, वैसे ही सारे टॉपिक्स प्रोवाइड करूँगी, और उसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके अपनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है. तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा सेल. ठीक है. सेल के बारे में सबसे पहले तो सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, कोशिका की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग. तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है हमारा? साइटोलॉजी. स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है हमारा? साइटोलॉजी. ठीक है. तो साइटोलॉजी क्या है, और ये चीज़ पता होनी चाहिए. ये आपके एब्रीवेशंस में भी आता है, ये आपके पूछा जाता है कि व्हाट इज साइटोलॉजी. जैसे आपके कुछ इंग्लिश के पार्ट में पूछा जाता है, लॉजी वर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. तो सेल क्या है हमारा, कोशिका क्या है, ये हम 6th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. क्या है ये? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई है. ठीक है. सेल यही है. क्योंकि अगर सेल नहीं होता, जैसे एक घर बनाने के लिए आपको ईंटों की ज़रूरत होती है. ठीक है. एक ईंट लगाते हैं, फिर धीरे 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 बहुत सारी ईंटों से मिलकर क्या बनता है? घर बनता है. ठीक है. वैसे ही जैसे ईंट एक बेसिक चीज़ है किसी घर को खड़ा करने के लिए, किसी इमारत को बनाने के लिए, वैसे ही जो सेल है हमारा, वो एक बेसिक चीज़ है एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए. ठीक है. अगर सेल नहीं होता तो हम लोग एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहे होते. हम एक पूरी तरीके से मानव जो हमारा शरीर है, चाहे मानव शरीर है, चाहे कोई भी जंतु है, चाहे कोई भी पौधे हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे कुछ भी हैं. ठीक है. वो सब किस चीज़ से बने हैं? एक सेल
मिलके, बहुत सारे सेल्स मिलके फिर टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलके क्या करते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलके, जैसे हमारा जो मानव शरीर है वो ऑर्गन सिस्टम से बना है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर। कौन से ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हमारा जो परिसंचरण तंत्र, हमारा यूरिनरी सिस्टम हो गया जो है हमारा उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, नर्वस सिस्टम हो गया हमारा तंत्रिका तंत्र। ऐसे ही हमारे बहुत सारे, हमारी बॉडी बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या है, बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलकर बनी है, ठीक है। इसीलिए हमारा मानव शरीर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और हम ये सारे अंग तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। और मैं आपको ये चीज़ गारंटी के साथ हम लोग बताते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन अगर आप लोग मुझसे पढ़ लेते हैं तो उससे एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें इसी तरीके से अपना कंटेंट लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए कि आपको वो सफिशिएंट रहे। जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर पहले स्टडी करते हैं एग्ज़ाम्स के, एंड देन अपना कंटेंट बनाते हैं। देन अपना जितने भी मेरे टॉपिक्स रहेंगे वो सारे टॉपिक्स इसी पे बेस है, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी में, नया पैटर्न क्या है बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछने का, तो हम नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। तो हम लोग बस पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, और सिर्फ पढ़ने से या फिर सिर्फ नॉलेज गेन करने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो मेन हमारी चीज़ यही रहेगी, ठीक है। मेन चीज़ जो हमारी, मेन फोकस हमारा रहेगा, हमारे एग्ज़ाम क्लियर करने पे फोकस रहेगा। तो व्हाट इज सेल, सेल हमारा क्या है, सेल है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेल्स जो हैं, कोशिकाएं जो हैं वो क्या बनाती हैं, लिविंग थिंग्स बनाती हैं, और एक्टिविटीज़ और ऐसी कार्य ऐसे कार्य करती हैं जो हमें अलाइव रखते हैं, जो हमें ज़िंदा रखते हैं। यानी कि जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, डे टू डे मेटाबॉलिज्म की चीज़ें हैं, मेटाबॉलिज्म की, चाहे वो खाने का पाचन है, चाहे वो श्वसन क्रिया है, ब्रीदिंग है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो कुछ भी है, ये सेल्स की वजह से ही ये सारी चीज़ें क्या है, संभव हैं, ठीक है। बिना सेल के ये सारी चीज़ें नहीं संभव है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हमारे सेल के ऊपर एक इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि भाई सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो वो हम थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बारे में, क्योंकि वहाँ से हमारे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था अपनी क्लास के कि मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, एक्स्ट्रा हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल थ्योरी की थोड़ी टाइमलाइन देखते हैं हम, ठीक है। तो 1674 में क्या हुआ, जो हमारे लीवेनहॉक थे, एंटनी वैन लीवेनहॉक, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, ठीक है। फिर क्या है, फिर भाई 1665 में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1665 में हमारे रॉबर्ट हुक साहब आए और इन्होंने सेल को डिस्कवर कर लिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल को डिस्कवर कर लिया। अब जो इन्होंने सेल डिस्कवर किया था ना, जो हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने सेल डिस्कवर किया था, उन्होंने सेल का मतलब, सेल का जो मतलब होता है हमारा लैटिन में मतलब होता है एम्प्टी। अब आप ये सोचेंगे कि मैम सेल के अंदर तो इतनी सारी चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इतनी सारी चीज़ें हैं सेल के अंदर, पर सेल तो खाली नहीं है। लेकिन सेल के नाम, सेल का जो मतलब है, हर नाम का मतलब होता है, आपके नाम का भी मतलब होगा, मेरे नाम का भी, वैसे ही सेल हर वर्ड का भी मतलब होता है। तो सेल एक वर्ड है जिस वर्ड का मतलब एम्प्टी है, तो ऐसा नाम क्यों दिया गया सेल को, जबकि सेल तो पूरा भरा हुआ था। तो हमारे जो रॉबर्ट हुक साहब थे, उन्होंने जो सेल देखा, उनको वो सेल कुछ ऐसा दिखा, खाली। उनको वो सेल क्या दिखा, एम्प्टी दिखा, खाली दिखा। क्यों खाली दिखा, क्योंकि हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने जिस सेल को ऑब्जर्व किया था वो सेल था हमारा, वो सेल था डेड सेल, यानी कि वो थी हमारी मृत कोशिका, ठीक है। वो था हमारा डेड सेल, वो थी हमारी मृत कोशिका। और जो डेड सेल होता है, कौन से सेल्स थे वो भी पूछा जाता है आपसे, कौन सा वो सेल था जिसको हमारे, तो कॉर्क सेल्स थे हमारे, ठीक है। कॉर्क सेल्स थे हमारे
और इसको ऑब्जर्व किया था किन्होंने, कॉर्क सेल्स को ऑब्जर्व किया था हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने। और कॉर्क सेल क्या होते हैं, कॉर्क सेल हमारे डेड सेल होते हैं, ठीक है। कॉर्क सेल क्या होता है, वो हमारे डेड सेल होते हैं, इसीलिए वो क्या दिख रहे थे, इसीलिए वो खाली दिख रहे थे, एम्प्टी दिख रहे थे, ठीक है। फिर आते हैं हमारे जो ये लीवेनहॉक थे, इन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल, सबसे पहली जीवित कोशिका ऑब्जर्व की। कौन सी थी वो, अनियन, ठीक है। अनियन के सेल्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया था हमारे। और एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक का ही नाम आता है जब हम देखते हैं कि बेशक सेल तो हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने डिस्कवर किया था कि भाई एक चीज़ होती है सेल, जिससे ये सारी जिससे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिलकर बनी हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलकर बनी हैं। बट ये क्या डिस्कवर किया कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और पहली लिविंग कोशिका, पहली जो लिविंग सेल थी वो किसने देखी, वो हमारे एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक साहब ने पहली लिविंग सेल देखी। फिर आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी, 1883 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया, हमारे केंद्रक को डिस्कवर किया, ठीक है। 1883 में हमारे रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने किसको डिस्कवर किया, उन्होंने केंद्रक को डिस्कवर किया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेल थ्योरी तो हो गई, ठीक है, चलो ये हुआ। फिर 1835 में क्या हुआ कि फेलिक्स करके एक हमारे वो थे साइंटिस्ट, फेलिक्स डुजार्डिन, इन्होंने क्या किया, फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल को डिस्कवर किया। यानी कि जो सेल का तरल पार्ट होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा, ठीक है, उसको किसने डिस्कवर किया, हमारे फेलिक्स ने, ठीक है, उसको किसने डिस्कवर किया, हमारे फेलिक्स ने। फिर आते हैं 1838 में। 1838 में श्लिडन ने बताया कि सारे प्लांट्स भी, यानी कि जितने भी पौधे हैं हमारे, पहले हमें नहीं पता था, पहले जंतु कोशिका देखी थी, ठीक है, सॉरी ऐसा पहले हमें नहीं पता था कि भाई प्लांट्स के अंदर भी सेल होते हैं, जो हम फ्रूट खा रहे हैं, जो हम सब्जियां खा रहे हैं, उनके अंदर भी क्या है, उनके अंदर भी हमारे सेल से बने होते हैं। तो सारे, इन्होंने बताया कि सारे प्लांट्स भी हमारे सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे 1839 में जेई पुरकिंजी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी हमारा सेल का तरल पदार्थ था, फ्लूइड पार्ट था हमारे सेल का, उसके बारे में क्या बताया कि वो फ्लूइड पार्ट किससे बना होता है, वो फ्लूइड पार्ट हमारा, उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन होती है, नाम नहीं पता होता है कि प्रोटोप्लाज्म का नाम, प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया सबसे पहले, और प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने डेवलप किया सबसे पहले, तो वो थे हमारे पुरकिंजी, जेई पुरकिंजी, ठीक है। तो ये कुछ हमारी हिस्ट्री रही है, उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि सेल किस साइज़ का होता है, ठीक है। अब आप अपने हाथ में देखिए, आपके हाथ में आप देख ही नहीं पा रहे सेल कहाँ है, कहाँ है सेल, ये तो आपका हाथ है, स्किन है, ठीक है। तो सेल्स हमारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये साइज़ में वैरी करते हैं, यानी कि इनको हम आंखों से भी देख सकते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे होंगे जिनको आंखों से भी नहीं देखा जाता, ठीक है। तो सेल्स क्या करते हैं, वैरी करते हैं साइज़ में, और बहुत सारे सेल्स बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होंगे, लेकिन कुछ सेल्स बहुत बड़े होंगे, बहुत छोटे छोटे। जैसे स्मॉलेस्ट सेल जो है हमारा, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है, वो है माइकोप्लाज्मा। इसका साइज़ देखिए 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो भी आपको जूम 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 बहुत ज़्यादा जूम इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका साइज़ है हमारा 0.1 माइक्रोमीटर सेल का, ठीक है। फिर हम देखेंगे लार्जेस्ट सेल जो है हमारा ऑस्ट्रिच एग, 18 सेंटीमीटर का साइज होता है इसका, ठीक है। इसे हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं, नॉर्मली आप सभी ने ऑस्ट्रिच का अंडा देखा होगा, ठीक है। उसके वो इतना हार्ड होता है, हमारा जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट सेल, जिसका साइज है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो है हमारा ऑस्ट्रिच का एग, इसको, इसके ऊपर आप खड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, यू कैन स्टैंड ऑन दैट, और फिर भी वो नहीं टूटेगा। ऑस्ट्रिच का एग इतना ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग इतना ज़्यादा हार्ड होता है आपका।
तो वो क्यों होता है? क्योंकि सेल जो है उसको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं थोड़ा सा अगर वो किसी ने उसको पैर मार दिया तो वो फूट जाएगा, ठीक है, तो वो खराब हो जाएगा। तो एवरीबडी, नेचर हैज़ गिवन टू एवरीवन पावर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ताकत नेचर ने हम सबको खुद ही दे रखी है, ठीक है, एक छोटे से सेल के पास भी है कि ये सेल इतना हार्ड होता है। और माइकोप्लाज्मा जो था हमारा वो 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। और जो यूनिट हम मेजर, जो हम साइज मेजर करते हैं सेल का, वो किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो वो माइक्रोमीटर होती है। और एक माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो सोचिए कितना छोटा साइज है हमारे उसका, हमारे जो माइकोप्लाज्मा है उसका। और स्मॉलेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, मानव शरीर का स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन सा रहेगा? हमारा स्पर्म रहेगा, जिसका साइज है 5 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट सेल हमारे ह्यूमन बॉडी का, लार्जेस्ट सेल हमारी ह्यूमन बॉडी का वो रहेगा हमारा ओवम, यानी कि जो एग होता है फीमेल्स में वो, और उसका साइज क्या है? वो है हमारा 120 माइक्रोमीटर, ठीक है। एंड जो लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल वो कौन सा रहेगा? वो हमारी जो तंत्रिका होती है, यानी कि जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स, ठीक है, उसका साइज क्या है? 1 मीटर। सोचो इतनी लंबी होती है ये, 1 मीटर के साइज की होती है। एंड इतनी सारी नर्व सेल्स आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। मैं जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी, तंत्रिका तंत्र पढ़ाऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप अपनी जो सारी नर्व सेल्स को एक साथ इकट्ठा करके एक लाइन में अगर ले जाते हैं तो कम से कम 800 से 900 किलोमीटर के बीच में वो लाइन बन जाती है, ठीक है, 800 से 900 किलोमीटर का रोड बन जाएगा। इतनी सारी आपके बॉडी के अंदर जो ये नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है, तंत्रिकाएं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसलिए ये इतनी सबसे लंबी सेल है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमंस के अंदर। वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारी नर्व सेल है, सबसे लार्जेस्ट है हमारी वो है हमारी ओवम, एग, और सबसे स्मॉलेस्ट है वो हमारी क्या है? स्पर्म, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ है सबको। फिर आता है हमारा शेप ऑफ सेल्स, ठीक है। जैसे सेल्स का साइज वैरी करता है वैसे ही सेल का जो शेप है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। शेप कैसे चेंज होता है? अब तो शेप ऐसे चेंज हो सकता है कि जहाँ पे अगर छोटे सेल्स की ज़रूरत है, माइक्रोस्कोपिक सेल्स की ज़रूरत है, वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक सेल्स प्रेजेंट हैं। जहाँ पे बड़े बड़े सेल्स की ज़रूरत है वहाँ पे बड़े सेल्स प्रेजेंट है। इसीलिए क्या करते हैं? ये वैरी करते हैं शेप के अंदर, ठीक है। और इनका ये जो वेरिएशन है, ये अलग अलग सेल होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का उनका फंक्शन रहेगा। मैंने अभी बताया कि जहाँ पे वी नीड स्मॉल सेल्स वहाँ पे स्मॉल सेल्स प्रेजेंट हैं, जहाँ पे बड़े सेल्स चाहिए वहाँ पे बड़े सेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कुछ सेल्स होंगे हमारे, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, इनकी क्या है? शेप फिक्स नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से सेल्स हैं जो अपनी क्या करते हैं? जो अपनी शेप चेंज करते हैं। तो हमारा यूग्लिना हो गया, हमारा अमीबा हो गया, ठीक है। तो ये सेल्स क्या हैं? ये हमारे सेल्स की ये सेल्स क्या करते हैं? अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कैसे भी, आपने अमीबा के बारे में अगर पढ़ा हो तो अमीबा ऐसा होता है, अगर उसे खाना खाना होता है तो अपनी शेप चेंज करके ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से अपनी शेप चेंज करता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारे ह्यूमन आरबीसी के बारे में। आपने पता होगा जो हमारी लाल रक्त कोशिका है, जो हमारी आरबीसीज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो सर्कुलर होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं शेप में, ऐसे होता है सर्कुलर बाइकन के, ठीक है, इस तरीके से होता है वो शेप में, ठीक है, ताकि इजीली वो छोटी से छोटी जो हमारी रुधिर वाहिनी है, जो हमारी कैपिलरीज हैं, उधर से पास हो सके, ठीक है। इसीलिए वो इतने छोटे होते हैं शेप के अंदर, ठीक है। फिर क्या है? फिर ये अलग अलग शेप्स है, जैसे अलग अलग साइजेस थे हमारे सेल्स के, वैसे ही अलग अलग शेप्स हैं हमारे सेल्स की। तो जो नर्व सेल्स हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। अब आपने, आपकी जो लाल रक्त कोशिका है वो कनकेव थी, और आपके जो नर्व सेल्स हैं वो ब्रांच्ड हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके उनकी ब्रांचेस होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो आपके नर्व सेल्स है, जो आपकी तंत्रिकाएं हैं, वो इस तरीके की दिखती है। और जो ह्यूमन के WBC हैं,
ठीक है, यानी कि ह्यूमन के अंदर, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो मानव शरीर के अंदर लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो अपनी शेप चेंज करती हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम अभी तो आपने कहा था कि दो ही सेल होते हैं, अमीबा और यूग्लिना, जो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। नहीं, वो वैसे नेचुरल जनरल में, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो लाल सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो भी हमारी शेप चेंज कर सकते हैं, अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये देखिए, ये इस तरीके से होता है, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। और अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आया है तो ये इसको एनगल्फ कर जाते हैं, एनगल्फ करते हैं, खाने के बाद ये क्या करते हैं, एनगल्फ करने के बाद अपने आप को, अपनी शेप चेंज कर देते हैं, ताकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर घुसा है वो क्या हो, ख़त्म हो जाए, बाहर हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि क्या शेप होती है, क्या साइज़ होता है हमारे किसका, हमारे सेल्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल सेल। दो तरीके के सेल होंगे हमारे, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा और एक यूकैरियोटिक सेल होगा। ठीक है, तो हमारे दो तरीके के सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है, सबसे पहले तो आप ये वर्ड समझ लीजिए कि कैरियो का क्या मतलब है। तो कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसके बारे में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ आवर क्लास। ठीक है, बट उससे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो ये हमारे न्यूक्लियस के बेस पे क्या था, न्यूक्लियस के बेस पे हमारा डिवीजन था। ठीक है, न्यूक्लियस के बेस पे जो डिवीजन हमारा कर रखा था वो ये था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी कि प्रोकैरियोटिक का मतलब है जिनके अंदर न्यूक्लियस फुली डेवलप नहीं था, अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक्स वो थे जिनके अंदर वो फुली डेवलप्ड था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स कौन से हो गए हमारे, प्रोकैरियोट्स हो गए हमारे बैक्टीरिया, जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो वो सिंगल सेल हैं, एक ही कोशिका से बने हैं, या फिर प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, और यूग्लिना हो गया। ठीक है, ये अलग अलग सेल्स जो सिंगल सेल से बने हैं, जो इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं, इतने ज़्यादा वो हमारे डेवलप नहीं हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक के अंदर कौन से आ गए हमारे, जो डेवलप्ड सेल्स हैं, जिनका न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप है, जो मल्टी सेल्यूलर हैं। और उनके अंदर कौन से आते हैं हमारे, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। यूकैरियोटिक्स के अंदर कौन से आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो ये दो हमारे सेल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल, जो क्या है, यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। और अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें हमारे प्लांट सेल्स के अंदर होती हैं, कौन सी मोस्टली क्या होता है कि चीज़ें क्या हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। प्लांट्स के अंदर भी जो हमारी पौधों की कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो पादप कोशिकाएं हैं और जो जंतु कोशिकाएं हैं, दोनों में ऑलमोस्ट सेम होती है, बट कुछ कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ कुछ डिफरेंस होता है, क्योंकि प्लांट्स हमसे अलग है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हम क्या हैं, हम एनिमल्स क्या है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं। ठीक है, हम क्या हैं, पौधों के ऊपर डिपेंड है अपना खाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम में और उनमें थोड़े से ऑर्गन्स का डिफरेंट है, थोड़े से अंगों का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट अंग क्या है, दोनों में सेम है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे एनिमल सेल के बारे में, पहले हम देखेंगे एनिमल सेल के बारे में कि एनिमल सेल के अंदर कैसी कैसी कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा एनिमल सेल है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। और एनिमल सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखेंगे। पहला तो इसके अंदर न्यूक्लियस, पहला क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो अभी हम देख इसके बारे में, हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यानी कि ये रहा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, दूसरा क्या है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज़ कौन सी हैं हमारी, ये हमारी गोल्जी बॉडीज़ हैं, कुछ इस तरीके जो ग्रीन वाली दिख रही हैं। इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना सेल के अंदर चीज़ें। ठीक है, फिर क्या आता है, हमारे वेसिकल्स हो गए। ठीक है, वेसिकल्स ये हो गए, ये सैक जैसे स्ट्रक्चर, थैले जैसे स्ट्रक्चर जो हो गए हमारे, वो वेसिकल्स
कहलाते हैं। फिर आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाहर की, जो हमारी कोशिका की झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है, प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम है, ठीक है। फिर आता है हमारा साइटोस्केलेटन हो गया, सेंट्रियोल हो गया, लाइसोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ न्यूक्लियोलस, ठीक है। इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक बार आपको पता होना चाहिए कि ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे सेल के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे हमारे सेल के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा प्लांट सेल। अब आपने देखा कि भाई देखो, न्यूक्लियस भी हमारे एनिमल सेल में था, प्लांट सेल में भी था, गोल्जी भी हमारे एनिमल में था, प्लांट में भी था, वेसिकल भी था, लाइसोसोम भी दोनों में सेम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में सेम है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में सेम है, ठीक है, वैक्यूल भी दोनों में सेम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में सेम है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और न्यूक्लियोलस भी। डिफरेंस क्या है हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। तो पहला डिफरेंस, एंड प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। एनिमल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ही वो चीज़ है, अब डायग्राम में देखिएगा तो ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, और इसी से ही क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इसी से ही क्या होती है, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या कर पा रहे होते हैं, वो अपना खाना बना पा रहे होते हैं, ठीक है। वो अपना फूड प्रिपेयर कर पा रहे होते हैं खुद से, ठीक है। तो वो किस वजह से कर पा रहे होते हैं, वो इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही कर पा रहे होते हैं, ठीक है। वो इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही कर पा रहे होते हैं। तो मेन क्लोरोप्लास्ट का यही फंक्शन है, और हमें भी तो यही डिफरेंस है। प्लांट्स को अपना खाना खुद क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो चल नहीं सकते, ठीक है, दे कैन नॉट मूव, वो एक जगह पे रहते हैं और हमारी तरह मूव नहीं कर सकते। हम मूव करते हैं, हम जाके भी अपना खाना ले सकते हैं इधर से उधर, बट प्लांट्स को अपना खाना क्या करना पड़ता है, खुद ही बनाना पड़ता है। तो इसीलिए उनके अंदर एक एडिशनल फीचर है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, और वो एडिशनल फीचर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और दूसरा क्या है, सेल वॉल एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी बैक्टीरियल सेल। तो ये बैक्टीरियल सेल जो है हमारा, वो किसके अंदर आता है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है, ठीक है। पढ़ना हमको तीनों है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, तीनों से आता है, ठीक है। कि बैक्टीरियल सेल कैसा दिखता है, बैक्टीरियल सेल के बारे में पूछा जाता है। एक तो आजकल क्या हो रहा है कि पैटर्न जो है ना चेंज हो रहा है क्वेश्चंस का, ठीक है। आजकल आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, ये सभी को पता है कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, वो एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है हमको, ठीक है। तो ये सभी को पता है, बट आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, तो चीज़ें हमें थोड़ा डीप में और थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ी अलग स्ट्रेटजी लेकर चलने की ज़रूरत है। जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करने चाहिए, फिर उसका सिलेबस स्टडी करना चाहिए कि उसमें क्या क्या सिलेबस आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो पहले उसको वो सारी चीज़ें हम बिना स्टडी करे अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई मेरा बार बार एग्ज़ाम रह क्यों जाता है, ठीक है। तो मेन हमारा यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस सही करें। तो हमारे बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल क्या है, सबसे पहली चीज़ तो इसके अंदर ना कैप्सूल प्रेजेंट होता है। अब कैप्सूल क्या है, अब आपने सेल वॉल भी सुना, सेल वॉल प्लांट्स में होती है, सेल मेम्ब्रेन भी सुना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली और सेल वॉल, ठीक है, दोनों चीज़ें सुनी। लेकिन ये कैप्सूल क्या है, तो इसके ऊपर भी एक बड़ी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल की लेयर होती है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे कितनी ये मोटी लेयर है, ये जो लेयर है कैप्सूल की इतनी ज़्यादा थिक है ताकि वो प्रिवेंट कर सके, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, तो अगर उसकी लेयर पतली नहीं होगी, अगर उसकी लेयर जो है वो थिक नहीं होगी, तो क्या होगा, तो आपका क्या है, बैक्टीरिया जो है उसको कैसे भी फिर उसकी आगे लाइफ नहीं बढ़ पाएगी ना,
इतना छोटा होता है, अगर आपने उसको पानी में डाल दिया तो वो वैसे ही मर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया हमारे हाथों पे भी प्रेजेंट है, इस टाइम पे इतने सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपने आप को सेफ रखने के लिए उसकी जो लेयर होती है कैप्सूल की वो इतनी मोटी होती है कि कई बार कुछ बैक्टीरिया की लेयर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो एसिड से भी नहीं टूटती। ठीक है, एसिड से भी, दवाइयों से भी नहीं टूटती। तभी आप देखे होंगे जो डिजीजेस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जो जीवाणुओं की वजह से डिजीजेस होती हैं, उनका वो क्या होता है, वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर सस्टेन कर पाते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर इसी वजह से सस्टेन कर पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर कोई चीज़ें ले रहे हैं उनको हटाने के लिए, हमारी बॉडी उनको ख़त्म नहीं कर पा रही है, मार नहीं कर पा रही है, कोई भी एंजाइम उसको ख़त्म नहीं कर पाता। तो कई बार ये कैप्सूल की वजह से ही होता है। ठीक है, ये कैप्सूल की वजह से ही होता है। फिर आता है हमारी सेल वॉल, जो इसके ऊपर प्रेजेंट, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये हमारी सेल वॉल है, यहाँ पे देखिए ये वाली सेल वॉल है। यहाँ पे थर्ड में देखिए ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारी कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके नीचे प्रेजेंट होती है। फिर आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यहाँ बीच में हमारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हमारे बीच में प्रेजेंट होता है। फिर आता है हमारा फ्लैजिला। ठीक है, फिर आता है हमारा ये फ्लैजिला हो गया, ये फ्लैजिला हो गया। ठीक है, फ्लैजिला क्या है, ये उसको मूव करने में हेल्प करता है। जो बैक्टीरिया है हमारा, उसको मूव भी तो करना है ना, एनिमल है तो मूव तो करेगा ही। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है हमारा, वो क्या है, वो किस वजह से मूव कर पाता है, वो हमारा इस फ्लैजिला की वजह से होता है, इस फ्लैजिला की वजह से होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे फूड ग्रैनुअल्स। फूड ग्रैनुअल्स क्या होते हैं, जो खाने की चीज़ें बैक्टीरिया को चाहिए। ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल को करने के लिए हमें भी खाना चाहिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए। वैसे ही बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए। बेशक वो एक सेल से बना है, बट चाहिए है तो वो लिविंग है ना। तो हर लिविंग को अपनी लाइफ को चलाने के लिए क्या चाहिए होती है, चीज़ें चाहिए होती हैं ताकि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। अगर हम खाना नहीं खाते तो हम लोग वीक पड़ जाते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया के साथ भी है, क्योंकि वो भी एक लिविंग है, सजीव है। ठीक है, फिर आता है प्लाज्मिड। बैक्टीरिया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है हमारा प्लाज्मिड। ठीक है, ये हमारा प्लाज्मिड है, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर हमारा जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो होता है प्लाज्मिड। ठीक है, फिर आते हैं राइबोसोम्स हो गए, न्यूक्लियड हो गए, फिर पिलाए हो गए। ठीक है, तो पिलाए क्या है, हमारे पिलाए कैप्सूल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। पिलाए कैप्सूल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हमारे बैक्टीरियल सेल की ये एनाटॉमी है, और बैक्टीरियल सेल से क्वेश्चन बनता है मोस्टली, इसके डीएनए से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि इसके डीएनए को क्या बोलते हैं, तो इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। डीएनए तो होता है, डीएनए तो होगा ही, अगर वो लिविंग है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही। ठीक है, अनुवांशिकी तो होगी ही, जीन तो होगा ही, पर किस फॉर्म में होता है वो हमारा वो हमारा मेनली प्लाज्मिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेल का स्ट्रक्चर। अब हम अभी हमने जो सेल के स्ट्रक्चर देखा, सेल के बारे में पढ़ा, अब हम उसे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब हम उसे डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम आता है। वैसे तो सबको ही बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, पता होती हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें हम लोग ऐसी डिफरेंट पढ़ेंगे जहाँ से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे जो लेटेस्ट ट्रेंड है क्वेश्चन का बायोलॉजी में, वो भी सेल टॉपिक से, वो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे उनको डिटेल में। तो क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रेंड के साथ चलना है, और मैं आपको आज के ट्रेंड के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं हर टॉपिक से, चाहे बायोलॉजी का सेल है, प्लांट सेल है, बायोटेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, वो मैं आपके लिए इंक्लूड करूँगी। ठीक है, अगर हम सेल को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम उसके 3 फीचर्स देखते हैं। उसकी कोशिका झिल्ली हमें दिखती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती है, न्यूक्लियस हमें दिखता है, साइटोप्लाज्म हमें दिखता है। ठीक है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है हमारे सेल के अंदर, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे सेल के अंदर हो रही होती हैं, वो सारी इन्हीं जो सेल के अंग हैं, जो हमारी सेल के अंग तंत्र हैं, सारे कोशिका के अंग हैं, उन्हीं की वजह से हो रही होती है। चाहे वो न्यूक्लियस हो गया, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो गया, चाहे वो गोल्जी हो गया,
ठीक है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गए, सेंट्रोसोम हो गए, तो इन सबको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और ये किस लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। पहले तो ये चीज़, ये एनिमल सेल और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स और प्लांट दोनों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होती है। ये क्या है, हमारी बहुत डेलिकेट होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, लिविंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप पूछेंगे मैम सेमी परमिएबल का क्या मतलब है, तो सेमी परमिएबल का ये मतलब है कि इससे कुछ चीज़ें, सपोज कीजिए ये आपके सेल है, ये सेल है और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम से डिनोट कर रही हूँ मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर अंदर कोई काम की चीज़, अगर अंदर कोई वेस्ट है और वो बाहर जाना चाह रहा है तो वो जा सकता है, ये सेमी परमिएबल है। लेकिन अगर बाहर से कोई टॉक्सिक वेस्ट है, अगर वो सेल के अंदर आना चाहेगा तो ऐसा होगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको आने नहीं देगी, तो ये सेमी परमिएबल है, यानी कि सारे सब्सटेंसेस को ये एंट्री नहीं देती। ठीक है, सारे सब्सटेंसेस अगर वो सेल के लिए अच्छे हैं, जैसे वाटर हो गया, आयंस हो गए, ठीक है, फूड न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, अगर वो सेल के लिए अच्छे हैं तो दे हैव द एंट्री इन द सेल, तो उनको सेल के अंदर एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर वो सेल के लिए बुरे हैं तो उनको सेल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मोस्टली किससे बना होता है, दो लेयर से बना होता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स के, इन जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट करते हैं। अब आपसे बहुत बार ये पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्टली हमारे दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, एक लिपिड हो गया हमारा, और दूसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे। ठीक है, इसकी थिकनेस क्या है रहेगी, इसकी थिकनेस 75 टू इतनी रहेगी, वैसे भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसको हम कहाँ देख सकते हैं, सेल को हम कहाँ ऑब्जर्व, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्यों, नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये इतनी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो हमें इसकी कंसिस्टेंसी नहीं पता चलेगी कि ये किससे बनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, तो हमारी ये प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है। जो ये क्या करती है, इसका फंक्शन, सबसे बड़ा फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, ये हमारे सेल के शेप और साइज को मेंटेन करके रखती है कि कहीं हमारा सेल श्रिंक तो नहीं हो रहा, कहीं हमारा सेल ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा साइज में, वो इसको करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल के अंदरूनी भागों को, सेल के अंदर के अंगों को। ठीक है, यानी कि इंटरनल कंपोनेंट्स को ये क्या करके रखती है, ये इंटरनल कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। फिर क्या करती है, ये रेगुलेट करती है एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। वही मैं अभी आपको बता रही थी कि सेमी परमिएबिलिटी की जो इसके पास एबिलिटी होती है, कि जो सेमी परमिएबल की एबिलिटी होती है, ठीक है, ये सेमी परमिएबल की एबिलिटी का क्या मतलब है कि ये सिर्फ एंट्री और एग्जिट कराएगी उन सब्सटेंसेस का जो सब्सटेंसेस या तो हमारी जो सेल है उसके लिए लाभदायक है, या फिर जो सब्सटेंसेस हमारे सेल के अंदर टॉक्सिक है, वेस्ट है, उसको बाहर निकालने में हमारी हेल्प करेगी। दूसरा, ये मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, होम्योस्टेसिस का क्या मतलब है, होम्योस्टेसिस का मतलब है हमारी बॉडी के बाहर के एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास का ये एनवायरनमेंट है, और बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट, उसको रेगुलेट करके रखना। ठीक है, तो वो होम्योस्टेसिस हमारा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे सेल में हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके बारे में, अब हम देखेंगे सेल वॉल के बारे में कि सेल वॉल क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मोस्टली प्लांट्स और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मोस्टली हमारे प्लांट्स और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ये टफ होती है, रिजिड होती है और कभी कभी फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, मोस्टली किससे बनी है हमारी सेल वॉल, ये क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल किससे बनी होती है, तो सेल वॉल हमारी बनी होती है सेल्यूलोज हो गया, हेमी सेल्यूलोज हो गया
और पेक्टिन हो गया। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारी सेल वॉल किससे बनती है। सेल वॉल हमारी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन, इन 3 सब्सटेंसेस से बनी होती है। यहाँ पे देखिएगा ये पेक्टिन है, ये पेक्टिन भी कभी कभी क्या होता है कि सेल वॉल इन तीनों से बनी होती है, कभी कभी क्या होता है सेल वॉल, जो हमारी सेल वॉल होती है सिर्फ सेल्यूलोज से बनी होती है, कभी कभी क्या होता है सेल वॉल सिर्फ पेक्टिन से बनी होती है। डिपेंड करता है कि जहाँ पे जिस तरीके की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है सेल वॉल को तो क्या होता है, तो सेल वॉल तीनों चीज़ों से बनी होगी, वरना अगर नॉर्मल सेल वॉल होगी तो हमारी सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, तो ये थिक होती है बहुत ज़्यादा। और इसके फंक्शन क्या है, ये मेन फंक्शन वही रहेगा, ये शेप साइज डेफिनेट देती है, स्ट्रेंथ देती है किसको, हमारे जो सेल्स होते हैं उसको। ठीक है, और ये क्या करती है, ये हेल्प करती है कि सेल हमारे ड्राई ना हो पाए, यानी कि सेल के वाटर कंटेंट को ये नॉर्मल रखने में हेल्प करती है। सेल ड्राई अप ना हो, सेल डेसिकेट ना हो, क्योंकि अगर सेल ड्राई हो जाएगा तो सेल मर जाएगा। ठीक है, सेल अगर ड्राई हो जाता है, उसके कंटेंट्स अगर ड्राई हो जाते हैं, अगर आप कभी भी ज़्यादा धूप में चले जाते हैं तो आपको क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने लग जाता है, क्योंकि आपके सेल्स के वाटर का कंटेंट क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से क्या होता है, आपके सेल्स डेड होने लग जाते हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है ड्राइंग अप ऑफ द सेल्स या फिर डेसिकेशन ऑफ द सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ये हेल्प करते हैं सेल के एक्सपेंशन को कंट्रोल करने में। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल क्या होता है, ज़्यादा अगर उसने वाटर का इंटेक कर लिया है, ज़्यादा वाटर ले लिया है, तो क्या हुआ है, वो ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए भी हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये प्रोटेक्ट करता है सेल को एक्सटर्नल पैथोजन से, यानी कि जो बाहर पैथोजन्स का मतलब, पैथोजन ये वर्ड हमारी बायोलॉजी में बार बार आएगा। इसका मतलब मैं एक बार बताती हूँ कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जीव हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, डिजीज़ कॉजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी कि जो डिजीज़ के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, जितनी भी डिजीज़ हैं, चाहे मलेरिया है, डेंगू है, हमारी जो अलग अलग डिजीज़ हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीवों की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो डिजीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम बोलते हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वो पैथोजेंस की वजह से होती हैं। तो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, हमारे पैथोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, और ये हमको सेल वॉल जो होती है वो प्लांट को पैथोजेंस से बचाने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे अब जैसे ऐसा होता है ना कि जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। ठीक है, तो वैसे ही, और जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है वो ब्रेन ही होता है। ठीक है, वैसे ही जो सेल को कंट्रोल करता है, अब सेल का ब्रेन भी इसको बोल सकते हैं, जो है हमारा न्यूक्लियस या फिर हमारा केंद्रक, जो है हमारा न्यूक्लियस या फिर है हमारा केंद्रक। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियस इस तरीके का दिखता है, ये रहा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेल के बीच में प्रेजेंट होगा हमारा न्यूक्लियस, सेल के बीचों बीच। ठीक है, ये प्रेजेंट होगा सारे सेल्स में एक्सेप्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो केंद्रक है हमारा वो कौन से सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जो केंद्रक है वो कौन से सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, वो होता है हमारे आरबीसीज। आरबीसीज क्या है हमारी, आरबीसीज ये रहे हमारे आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिका। ठीक है, एक तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, और दूसरे होते हैं हमारे सीव ट्यूब सेल्स। अब आप पूछेंगे मैम ये क्या है, तो सीव ट्यूब सेल्स हमारे प्लांट्स के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं, ये प्लांट्स में होते हैं हमारे। ठीक है, पौधों में होते हैं। और सीव ट्यूब सेल्स हमारा एक प्लांट का पार्ट होता है, जाइलम। जब मैं आपको प्लांट के सेल के बारे में पढ़ाऊंगी, प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ाऊंगी, तो आपको डिटेल में बताऊंगी जाइलम क्या है। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि जाइलम का मेन काम क्या है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जाइलम का मेन काम है हमारे वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो वाटर को जो ये ट्रांसपोर्ट करता है, उसके अंदर भी जाइलम के जो और अंग हैं, उन अंगों में से एक है हमारा सीव ट्यूब सेल्स। और सीव ट्यूब सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ बिलीव में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज़ें कराऊंगी, उतनी ही चीज़ें कराऊंगी जैसे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस बन पाए। ठीक है,
तो कहाँ कहाँ हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता? हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होता, हमारे सीव ट्यूब सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। और हमारे सीव ट्यूब सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे सीव ट्यूब सेल्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये वेल डेवलप्ड है प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर, ठीक है। ये वेल डेवलप्ड है हमारा प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर। अंडर डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड यानी कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होता है वो उनके अंदर हमारा डेवलप नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस क्या है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स, जितने भी हमारे सेल्स हैं इस धरती पे, मोस्टली क्या है? यूनिन्यूक्लिएट है। क्या है? यूनिन्यूक्लिएट है, यानी कि उनके पास क्या है? उनके पास एक ही न्यूक्लियस है। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, उनमें कौन से आता है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं? तो वो है हमारे स्केलेटल मसल्स सेल्स, यानी कि जो हमारी मांसपेशियों, जो हमारी कंकाल मांसपेशियों में मांसपेशी कोशिकाएं हैं, कंकाल मांसपेशी कोशिकाएं हैं, स्केलेटल मसल सेल्स हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस एक से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक न्यूक्लियस से इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डीएनए के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, करंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको करंट से रिलेट कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन साथ साथ जब मैं आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ाऊंगी तो आपको करंट से रिलेट करके भी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो करंट से रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत इफ़ेक्टिव अप्रोच है स्टडी का, इसलिए अपने करंट अपडेटेड रखिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। तो न्यूक्लियस हमारा इस तरीके का दिखता है। अब न्यूक्लियस के अंदर ना न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो हैं न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं। न्यूक्लियस क्या है? एक डबल लेयर्ड कवरिंग है। कौन सी कवरिंग से घिरा है? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या होता है? इसके अंदर एक कलरलेस डेंस, जैसे हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, फ्लूइड होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है? कलरलेस और डेंस सैप होता है, कुछ लिक्विड जैसा प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। कुछ लिक्विड जैसा प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? राउंड शेप हमारे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के इंटरनल में भी ये रहा सर्कुलर राउंड शेप न्यूक्लियस होता है हमारा। हमारा न्यूक्लियस का भी एक न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। वो क्या करता है? ये न्यूक्लियस का भी ब्रेन है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसके अंदर ही सारी डीएनए, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है। किसके अंदर? हमारे न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फाइबर्स कंपोज्ड होती हैं हमारी डीएनए की और प्रोटीन हिस्टोन की। और ये फाइबर्स कौन सी? जो हमारी क्रोमैटिन फाइबर्स होती हैं, जिनसे हमारे क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र बने होते हैं, ठीक है। तो वो फाइबर्स हमारी क्या होती हैं? सेल डिवीजन के टाइम जब मैं आपको कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगी तो आपको पूरा हम लोग मैं जो है आपको पूरा अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हमारी फाइबर्स, कैसे हमारा कोशिका विभाजन होता है, किस तरीके से ये करना इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये देखिए ये हमारा जीन है पूरा, ठीक है। ये हमारा जीन है पूरा, ये डीएनए से बना होता है हमारा जीन। यहाँ पे ये क्या है? ये क्रोमैटिन है, ठीक है। क्रोमैटिन छोटी इकाई है, क्या है? एक जीन की। और क्रोमोसोम, बहुत सारे क्रोमोसोम्स मिलके, इन क्रोमोसोम्स के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इस क्रोमोसोम्स के अंदर ही हमारा जो जीन है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि यार एक इंसान कि जो एक इंसान है, जो एक ऑर्गेनिज्म है वो कैसा दिखेगा, प्लांट जो है वो कितना ग्रीन होगा, उसके अंदर कैसे फ्रूट्स होंगे, वो किस तरीके से वो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा प्लांट, तो वो सारी चीज़ें कौन तय करता है? वो सारी चीज़ें हमारे क्रोमोसोम्स की। हमारे अंदर क्रोमोसोम्स कैसे हैं, हम कैसे क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के अंदर आए हैं हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। हमारे पेरेंट्स से वो सारी चीज़ें हमारा जीन तय करता है। हमारे क्रोमोसोम के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन, वो क्रोमोसोम के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी बंद रहती है, ठीक है। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है जिन्हें हम जीन्स बोलते हैं। जीन क्या करते हैं? यही इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं
पेरेंट से चाइल्ड में, पेरेंट से चाइल्ड में। अब चाइल्ड आप ह्यूमन के लिए बोल सकते हैं या फिर प्लांट्स के लिए भी आप बोल सकते हैं कि सेम ही चीज़ है, प्लांट भी एक पेरेंट से ही बना होगा ना, पिछले सेल से ही नया सेल बनता है, ठीक है। तो पुराने सेल से ही नया सेल बनता है, इसलिए जो नया प्लांट है वो भी अपने पेरेंट से बनता है। फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे न्यूक्लियस का क्या है, ये हमारे सारे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, चाहे वो हमारा मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो हमारे सेल की ग्रोथ है, ठीक है, चाहे वो हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस है, चाहे वो हमारा कोशिका विभाजन है, सारी चीज़ें कौन हमारा कंट्रोल करता है, सारी चीज़ें न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो और जो न्यूक्लियोलस क्या है, वो क्या करता है, आरएनए बनाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है हमारा, ये क्वेश्चन बनता है, जो न्यूक्लियोलस है वो सिंथेसाइज करता है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आरएनए बन सकता है, तो यस देयर इज़, जहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर हमारा आरएनए सिंथेसाइज हो सकता है। और आरएनए किससे बना होता है, हमारे राइबोसोम से मिलकर बना होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका आरएनए आपकी बॉडी में कहाँ बनता है और वो किससे मिलके बना होता है और उसे कौन बनाता है, ये सारा न्यूक्लियस के अंदर ये काम हो रहा होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो भी हमारी अनुवांशिक सूचना है, जो भी हमारी ज़रूरी सूचना है कि मेरी जो हाइट है, हमारी हाइट लंबी जाएगी, या फिर आपकी आइज़ का कलर क्या होगा, आपके हेयर्स का कलर क्या होगा, वो सारी चीज़ें, वो सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपकी किसके अंदर स्टोर होती है, आपके क्रोमोसोम्स के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के ऊपर। तो साइटोप्लाज्म क्या है, वो लिक्विड पार्ट, ठीक है, वो तरल पार्ट जो आपके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपके बाकी कोशिका के अंग घूम रहे हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो जेली लाइक मटेरियल जिसके अंदर 80% क्या है, पानी है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है 80% ऑफ वाटर है, और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे हमारे जो सारे कोशिका के अंग हैं वो घूम रहे होते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है कि इसके अंदर क्लियर लिक्विड पोर्शंस होते हैं, साइटोजोल होता है, इसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स सारे हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सारे हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स भी होते हैं जो क्या करवाते हैं, जो इसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स भी ऐसे होते हैं जो जिनका अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग फंक्शन होता है, और ये किससे दिखाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, ठीक है। ग्रैनुलर एंड डेंस इन एनिमल सेल्स और थिन होता है प्लांट सेल में। ये डिफरेंस है हमारा प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच का, कि जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रैन्युअल यानी कि ग्रेन जैसा, ठीक है, ग्रेन जैसा मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्स जैसे स्ट्रक्चर होंगे, वो कहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा डेंस होगा, एनिमल सेल के अंदर, ज़्यादा डेंस मतलब कम लिक्विड होगा एनिमल सेल के अंदर, और जो प्लांट सेल हैं उसके अंदर थिन होगा और कम डेंस होगा, वो किसके अंदर होगा, वो हमारे प्लांट सेल्स के अंदर होगा। तो साइटोप्लाज्म का हमारा ये है। साइटोप्लाज्म मोस्टली हमारे जो सेल का वाटरी पार्ट है उसको करके रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का मेन वर्क यही है कि वो हमारे सेल के वाटरी पार्ट को क्या करके रखता है, सेल के वाटरी पार्ट को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो मेन हमारी यही चीज़ रहेगी। और मैं जैसे आपको बताती आई हूँ कि मेन हमारा मोटिव क्या रहेगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर कराना है। तो आप लोग मेरी जो क्लासेस हैं वो देखिएगा किस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, और ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि जितना मैं पढ़ाती हूँ उससे एक्स्ट्रा आपको कहीं पे भी नहीं आएगा, उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं पहले स्टडी करती हूँ एंड देन आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आते हैं हम। पूरा स्टडी करके प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस स्टडी करके जो हमारे पेपर्स हैं, वनडे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उन स्टेट पीसीएस हैं, इन सारे के लिए हम लोग पहले स्टडी करते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस टॉपिक से कम क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आपके लिए क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके लिए इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो मेन मेरा मोटिव यही रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा
अच्छी और सटीक इन्फॉर्मेशन और उतनी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेगी, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा ज़्यादा आगे स्ट्रेच करती हूँ तो हमारा जो सेल का पार्ट है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी क्लास की आज की क्लास ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं जो आपके आगे आने वाले पोर्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना, गोल्जी के बारे में पढ़ना, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना, वो आगे आके आपके कवर होंगे कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर हम प्लांट सेल पढ़ेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। ऐसे ही हम धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने पूरे टॉपिक्स, अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, बायोलॉजी के, फिर केमिस्ट्री के, ना आप लोग पाएंगे कि आप बहुत इजीली बायोलॉजी को याद कर रख सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है ना कि भाई बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्रैम करने का है, ख़तरनाक है, हमें याद नहीं होगा, चीज़ें कैसे हम लोग पढ़ेंगे। बट ऐसा नहीं है, आप लोग मेरे से पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली आप लोग चीज़ें पढ़ पाएंगे, बहुत ईजिली आप लोग चीज़ें क्या कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। ठीक है, तो मेन मेरा मोटिव यही रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हमारे और टॉपिक्स के साथ, जो टॉपिक्स आपके इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर और टॉपिक्स पढ़ेंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो पाए। फिर मैं आपको क्वेश्चंस के रूप में भी कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कराऊंगी ताकि वो क्वेश्चंस आपके जहन में रहें। ठीक है, वो क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितने ज़्यादा रिविजन करेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म को, क्यूके स्टेप को, हम लोग ये नया प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको यहाँ पे, बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।